हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम संपूर्ण जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और किस तरह से इसमें से क्वेश्चन ड्राइव होते हैं और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने इंक्लूड भी किए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को और कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी और जी आपको कंप्लीट नोट्स ऐसे कैसे मिल जाएंगे। तो देखिए, सभी जीवों में जो भोज्य पदार्थों से ऊर्जा मुक्त करने की जो रासायनिक क्रिया होती है वो क्या होती है? श्वसन होती है। अब श्वसन के दो टाइप्स हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन। अब जैसे कि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी और अनोक्सी श्वसन यानी कि O2 की एब्सेंस में होगी। तो देखिए, अनोक्सी श्वसन क्या होता है और ऑक्सी श्वसन क्या होता है। तो देखिए, अनोक्सी श्वसन में O2 की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों का क्या होता है? अपघटन होता है। जबकि ऑक्सी श्वसन होता है उसमें O2 की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो ये तो जनरली डिफरेंस हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस से। अब दूसरा, अगर इसमें बात करें तो जो अनोक्सी श्वसन है उसमें कम मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा रिलीज होती है और जो ऑक्सी श्वसन होता है उसमें ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अच्छा, उत्पाद क्या क्या बनते हैं? ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, जबकि जो हमारा अनोक्सी श्वसन है उसमें एल्कोहल और CO2 का निर्माण होता है। और जैसे एग्जाम्पल जो जनरली इसमें पूछा जाता है कि जैसे ग्लूकोज का विघटन है जिससे CO2 और C2H5 यानी कि एथेनॉल का निर्माण हो रहा है और ऊर्जा मुक्त हो रही है। ऐसे ही जो ऑक्सी श्वसन है ये जैसे ग्लूकोज का विघटन हो रहा है और इसमें CO2 H2 और ऊर्जा का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो प्रकाश संश्लेषण है जो हरे पौधे करते हैं उसमें ये रिएक्शन होती है। अब देखिए, यानी कि वहां जो रिवर्स रिएक्शन होती है CO2 प्लस H2 टेंस टू ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो खाने के निर्माण के लिए। क्वेश्चन है, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ये CO2 है, ये कॉमन बात है। श्वसन एवं सांस लेना, इसमें क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? जनरली जो श्वसन और सांस लेना यानी कि ब्रीदिंग, इसको एक ही मान लिया जाता है, लेकिन दोनों क्या है? अलग है। जिससे स्वातन या सांस लेना, इसमें क्या होता है कि फेफड़े एवं जो वातावरण उनके बीच में जो गैसों का आदान प्रदान है उसे हम कहते हैं सांस लेना या संवातन। यानी कि O2, फेफड़े जैसे O2 ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, तो ये क्या है? संवातन है, सांस लेना है। और श्वसन क्या है कि कोशिकीय के स्तर पर O2 का उपयोग और CO2 का त्यागना, वो क्या कहलाता है? हमारा श्वसन कहलाता है। ये एग्जैक्ट आपकी डेफिनेशन है। अब जो ब्रीदिंग है ये कैसी भौतिक क्रिया है क्योंकि कोई एंजाइम की आवश्यकता नहीं है। और श्वसन है ये एक रासायनिक क्रिया है क्योंकि एंजाइम की प्रेजेंस में होती है और इससे ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखिए, मानव श्वसन तंत्र है, इसमें किस तरह से होता है? ये बाह्य नासिका छिद्र है, इसे कोई भी गैस आएगी और यहाँ जो ग्लोटिस होता है, यहाँ ढक्कन लगा होता है, तो यहाँ जो हमारी श्वसन नली है और ये हमारी ग्रसनी है, तो इस वजह से फेफड़ों में जाएगी, आगे श्वास नली से अटैच होती है। ये जो लिरिंग्स जो साउंड जिसमें प्रोड्यूस होता है, ये आंतरिक नासा छिद्र है। अब देखिए, जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े ये ट्रेकिएट होते हैं, सी आकार की उपस्थिति होती है, श्वास नली है, ये प्राथमिक श्वास नली है। और ये जैसे हमारी द्वितीयक श्वास नली, फिर इसमें और डिवाइड होगी, ये जैसे तृतीयक श्वास नली में। तो ऐसे इनका जैसे डिवाइड होता है तो इनको जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं लास्ट में, इनको श्वसनिकाएं कहते हैं। और ये श्वसनिकाएं जो हमारे एल्वोलाई है यानी कि जो कूपिकाएं हैं, जो हमारे श्वसन की मूलभूत इकाई है, वहां क्या होता है कि O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। और जो लिम्फिक सिस्टम होता है, हमारा लसिका तंत्र होता है, उससे जो ब्लड में O2 मिक्स की जाती है।
देखिए मानव में श्वसन तंत्र में जैसे वायु ऑक्सीजन है, O2 जाएगी बाह्य नासिका छिद्र से, फिर ये नासा गुहा में जाएगी, इसके बाद आंतरिक नासा छिद्र में, फिर ये ग्रसनी में जाएगी, इसके बाद लैरिंक्स में, फिर श्वास नली में, फिर प्राथमिक और फिर द्वितीयक तृतीयक ऐसे नलियों में जाएगी। फिर जैसे ये श्वसनी में, श्वसनी के बाद श्वसन नलिकाएं, फिर उसके बाद कूपिका, और कूपिका के बाद यहाँ जो ब्लड से जो CO2 और O2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब देखिए नासापट क्या होता है कि जो बाह्य वातावरण से जो वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो ये नासा छिद्र हैं एक दूसरे से पृथक रहते हैं। अब नासा गुहा में बालों का आवरण होता है और एक म्यूकस परत होती है जो क्या करती है, धूल मिट्टी एवं सूक्ष्म कणों को क्या करती है, पृथक करती है और वातावरण की वायु को शरीर के अनुकूल बनाती है। अब नासापथ के अंतिम सिरे पर होता है यौला, जो भोजन के निकलने के दौरान क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जो इंसान में खर्राटे आते हैं वो भी इसी के कारण आते हैं, जो यौला है इसका आकार बढ़ जाता है। ग्रसनी क्या होता है, भोजन एवं श्वसन पथ का क्या है, संगम बिंदु है। ग्रसनी के अगले भाग पर होता है लिरिंग्स, जिसमें कई उपास्थितियां एवं स्वर तंत्र पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए एपिग्लोटिस होता है, ग्लोटिस होता है, थायराइड उपास्थि होती है, किक्रोइड उपास्थि होती है, एरिकोनाइड उपास्थि होती है, कॉन्क्युलेट उपास्थि होती है, क्यूनिफॉर्म उपास्थि होती है और साउंड बॉक्स होता है। अब देखिए ध्वनि यंत्र में स्वर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनमें कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। पक्षियों में सिरिंग्स होते हैं। अब जो हमारी श्वास नली होती है उसमें सी आकार की उपस्थिति से बनी रिंग्स होती हैं जो क्या करती हैं, श्वास नली को पिचकने से बचाती हैं। अब जो श्वास नली है फेफड़ों में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक श्वसनियों में बढ़ जाती है। फेफड़ों में तृतीयक श्वसन नली विभाजित होकर जो श्वसनिकों में विभाजित हो जाती है। जैसे अभी मैंने जो एक डायग्राम के रूप में बताया था किस तरह से ये जो ऑक्सीजन है वो किस तरह से लास्ट में जाके ब्लड में मिक्स होती है। तो जो कूपिकाएं होती है, क्वेश्चन भी जैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, कूपिकाएं जो फेफड़ों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे कि ये जो हमारा राइट लंग है ये थोड़ा सा बड़ा होता है और जो लेफ्ट लंग है वो छोटा है। देखिए 600 ग्राम आकार में छोटा होता है, ये थोड़े हार्ट को स्पेस देने के लिए। अब कूपिकाओं जो गैसों का विनिमय कहाँ होता है, तो ये कूपिकाओं में होता है और लगभग 30 करोड़ कूपिकाएं हमारे फेफड़ों में पाई जाती हैं। और देखिए इंटरकोस्टल पेशियां होती हैं। अब सांस लेने की जो प्रक्रिया है तो वो जैसे मैंने अभी फर्स्ट में ही बताया, तो उसमें क्या है कि भौतिक प्रक्रिया है, जो फेफड़ों से जो गैसों का आदान प्रदान है वो होती है। यानी कि अब इसके जो भाग कौन कौन से हैं, जैसे डायफ्राम की, डायफ्राम के शिथिल एवं संकुचन से जो गैस है बाहर निकलेंगी और अंदर आएंगी। जैसे इंटरकोस्टल पेशियां हैं यहाँ फेफड़ों के ऊपर होती हैं। उदरीय पेशिकाएं होती हैं जिनमें संकुचन एवं शीतलन होता है जिससे एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो देखिए सांस अंदर लेते समय क्या होता है, डायफ्राम सीधा या प्रसारित होता है और जो सांस छोड़ते समय डायफ्राम कैसा होता है, गुंबदकार होता है। अच्छा जो बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां हैं जो ये फेफड़ों के ऊपर हैं, तो इनमें क्या होता है, अगर सांस अंदर लेते हैं तो इनमें संकुचन होता है और जो आंतरिक इंटरकोस्टल पेशियां हैं उनमें संकुचन होता है सांस छोड़ते समय। उदरीय पेशिका क्या होती है, रिलैक्स हो जाती हैं सांस अंदर लेते समय और सांस छोड़ते समय इनमें क्या होता है, संकुचन होता है, यानी कि जो वक्ष गुहा है उसके आयतन में कमी आती है। अब जो श्वसन में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जैसे श्वसन में क्या होता है, वातावरण में फेफड़ों के मध्य गैसों का विनिमय होता है, फेफड़ों एवं रक्त के मध्य गैसीय विनिमय होता है, रक्त में क्या होता है, गैसीय परिवहन होता है और कोशिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया होती है। इस तरह से कुछ ऑप्शन देखिए आपसे पूछा जा सकता है, इनमें कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। अब नेक्स्ट देखिए, फेफड़ों एवं रक्त के मध्य गैसीय विनिमय।
तो जैसे कि आप डायग्राम से देख पा रहे हैं, जैसे O2 है, O2 से ये जो O2 आ रही है कि जो सेल है उससे O2 रिलीज, O2 जो फेफड़ों से आएगी वो सेल ले लेगी, और जो सेल जो अपना बाई वेस्ट के रूप में जो CO2 गैस है उसको जो लिम्फ सिस्टम है हमारा उसमें मिला देगी, और फिर ये जाके वही जितनी हमारी कूपिकाएं, संरचनाएं हैं, प्राथमिक द्वितीय नलिकाएं हैं, श्वसन निकाय हैं, इनसे होती हुई वो फेफड़ों के पास पहुंचेगी, और फिर फेफड़ों से जो CO2 है वो बाहर निकल जाएगी। अब ये जो प्रोसेस होती है, ये जो गैसों का विनिमय होता है, ये होता है डिफ्यूजन यानी विसरण की प्रोसेस के द्वारा। क्योंकि उस फेफड़ों के अंदर क्या होगी, O2 की सांद्रता अधिक होगी, और अंदर O2 की सांद्रता क्या है, निम्न सांद्रता है। तो ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगी। ऐसे ही जो हमारे फेफड़े हैं वहां O2 की सांद्रता अधिक होगी, सॉरी सेल में CO2 की सांद्रता अधिक होगी, जबकि जो फेफड़े हैं उनमें CO2 की सांद्रता कम होगी। तो ये जो CO2 है ये बाहर की ओर गमन करेगी। तो इस तरह से गैसों का विसरण होता है। रक्त में जो गैसों का परिवहन कैसे होता है, देखिए O2 का परिवहन कैसे होता है कि एक तो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक होता है प्लाज्मा में घुलित अवस्था में। अब यहां से कई बार ये भी पूछा है कि कितने परसेंट ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होती है, तो ये जो 97% O2 का परिवहन होता है, और 3% जो O2 का परिवहन होता है प्लाज्मा की फॉर्म में होता है। ऐसे ही जो CO2 का परिवहन किस फॉर्म में होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ये होता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि CO2 का परिवहन होता है, और उसमें जैसे कि आपको दिया है H2CO3, HCO3, H2 और कई ऑप्शन दे देता है। तो इस तरह से प्लाज्मा में जो 70% CO2 का परिवहन हाइड्रोकार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। तो देखिए इस तरह से रिएक्शन होती है इसकी कि सबसे पहले जो कार्बनिक और एनहाइड्रेज की उपस्थिति में कार्बनिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, और फिर वापस से ये जो बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में और H+ आयन हमारा मुक्त हो जाता है। इस तरह से होता है। एक जो होता है CO2 का परिवहन कार्बन एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। तो CO2 का परिवहन 3 तरीके से होता है, बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में, कार्बन एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, तथा प्लाज्मा में जो घुलित अवस्था में। तो इसमें देखिए 70% होता है HCO3 के रूप में, 23% होता है CO2 के रूप में, और 7% होता है प्लाज्मा के रूप में। तो CO2 का परिवहन 3 तरीके से और O2 का परिवहन 2 तरीके से। अब जो श्वसन गुणांक है इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। तो देखिए ये जैसे कि श्वसन गुणांक क्या होता है, मुक्त CO2 की मात्रा और अवशोषित CO2 की मात्रा होती है। तो जैसे यहाँ हम गुणांक से देखें 6 CO2 और इधर 6 O2, तो RQ इसका मान होता है 1। जैसे कार्बोहाइड्रेट है उनके लिए 1 होता है मासल, ये जो सरस पादप है उनके लिए 0 होता है। और जो श्वसन गुणांक है उसको हम मेजर करते हैं गिनोंग रेस्पायरोमीटर से। अब ये कुछ जर्नलिस्ट से फैक्ट हो जाते हैं कि सामान्य वयस्क प्रति मिनट 14 से 16 बार सांस लेता है और छोड़ता है, और प्रत्येक सांस में 500 ml गैस का अंतर्ग्रहण होता है, और 500 ml गैस सांस के द्वारा छोड़ी जाती है। तो इस तरह से जो एक मिनट में लगभग 7 से 8,000 ml जो वायु का एक्सचेंज होता है, इसे हम कहते हैं टिडल वॉल्यूम। नेक्स्ट देखिए, जैसे ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो अधिकांश अकशेरुकी जीवों में श्वसन की प्रक्रिया किस स्तर पर होती है, कोशिका झिल्ली से, और एनेलिडा में होती है बॉडी वॉल से त्वचीय श्वसन। आर्थ्रोपोडा में गिल्स त्वचा से होता है, इसमें श्वसन नलिकाएं होती हैं, जैसे बिच्छू, इनमें भी इस तरह से होता है। मत्स्य वर्ग में होता है गिल से, गलफड़ों से, उभयचर में नम त्वचा या मुख्य गुहा से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी में फेफड़े यानी कि मनुष्य में फेफड़ों से। जो श्वसन है इनसे कुछ उत्पाद, जैसे ये रिएक्शन होती है अनोक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन, इनसे कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। तो देखिए अनोक्सी श्वसन से जैसे कि मैंने पहले बताया कि एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें अनोक्सी श्वसन होता है, तो उसमें लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिससे हमें थकान का
अंदाजा होता है कि एक थकान हमें महसूस हो रही है। अनऑक्सीजोशन में दो हमारे पास जो चक्र होंगे, ग्लाइकोसिस की एक प्रोसेस होगी, एक क्रेब्स चक्र। तो देखिए अनऑक्सीजोशन में क्या होगा, इसमें जो उत्पाद होगा वो अकार्बनिक नहीं होगी, कार्बनिक होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि एथिल एल्कोहल और लैक्टिक अम्ल, जिससे अनऑक्सीजोशन है ये कौन से कॉक की प्रेजेंस में होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। जैसे राइजोपस, म्यूकर और यीस्ट, ये जलमग्न पौधों में किस तरह का शोषण पाया जाता है। और देखिए अनऑक्सीजोशन के अंतिम उत्पाद जैसे लैक्टिक अम्ल का किण्वन, तो देखिए किस तरह से होता है। इसमें ये जो पायरुविक अम्ल है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्लूकोज के अनऑक्सीजोशन से पहले तो बनता है पायरुविक अम्ल, और तो ये प्रोसेस तो हो गई ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो पायरुविक अम्ल है ये लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट होता है। तो ये जो लैक्टिक अम्ल का किण्वन होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और कवक एवं पेशी कोशिकाओं में होता है। एल्कोहल का किण्वन क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस से उत्पन्न पायरुविक अम्ल एथिल एल्कोहल में रूपांतरित किया जाता है। एग्जाम्पल है यीस्ट और राइजोपस। अब नेक्स्ट देखिए, अवायु शोषण को दर्शाने के लिए बुकनर ने क्या किया था, जो यीस्ट है उसको पाउडर के रूप में पीस के जो शर्करा में उसने मिलाया, तो उसने देखा कि विलयन एल्कोहल में परिवर्तित हो गया, क्योंकि जो मृत यीस्ट थी उसमें जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति, तो ये पूछी जाती है कि जो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति को किसने संसूचित किया, तो ये बुकनर ने। या फिर अवायु शोषण से कौन संबंधित है, बुकनर। ये यीस्ट को पाउडर रूप में मिला के ये एल्कोहल में परिवर्तित किसने किया, तो वो बुकनर ने किया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसको अवायु शोषण को हम क्या कहते हैं, जाइमोसिस। अब देखिए अवायवीय शोषण का महत्व ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बेकरी उद्योग, इसमें क्या होता है, ब्रेड, केक, पेस्ट्री के निर्माण में। डेयरी उद्योग दही, छाछ, बटर के उत्पादन में किण्वन है और एल्कोहल का निर्माण है। ऑक्सीजोशन में देखिए O2 की उपस्थिति में कोशिकाओं में संग्रहित भोजन का ऑक्सीकरण होना क्या कहलाता है, ऑक्सीजोशन कहलाता है। ऑक्सीजोशन में CO2 की उपस्थिति के कारण पूर्ण ऑक्सीजन से अंतिम उत्पाद CO2 एवं जल होते हैं। ऑक्सीजोशन के दौरान भी ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है, यानी कि ऑक्सीजोशन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजोशन एवं अनऑक्सीजोशन दोनों में होने वाली क्रिया है। तो इससे देखिए क्या क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण। अच्छा ये बताया किसने था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एमडन, मेयरहोफ यानी कि ईएमपी और पाइनस ने, ये तीन वैज्ञानिक थे जिसने ग्लाइकोलाइसिस को विस्तार से समझाया। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अब ग्लाइकोलाइसिस के अंत में पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है जिससे कुल 10 एटीपी। और यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है लिंक अभिक्रिया। लिंक अभिक्रिया में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस से जो पायरुविक अम्ल बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचता है। तो ये लिंक अभिक्रिया पूछ सकता है किससे संबंधित है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से। और इसमें जो एसिटोकोएंजाइम इसकी उपस्थिति होती है और इस क्रिया से 6 एटीपी का निर्माण होता है। अब जो क्रेब्स चक्र में, अब जो क्रेब्स चक्र है उसमें 6 कार्बन युक्त सिट्रेट होता है, इसलिए हमें इसे सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। तो देखिए इसमें NADH, FADH2 और ATP का निर्माण होता है और कुल जो 24 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। और वैसे एक तो जैसे इसमें सैद्धांतिक होती है और एक होती है प्रैक्टिकल। तो ऑक्सीजोशन के अंत में 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तो देखिए वैसे ग्लाइकोलाइसिस से 6 ATP, लिंक अभिक्रिया से 6 ATP और 24 ATP क्रेब्स चक्र थे। इस तरह से 26 ATP जो एक तरह से क्या होगी, सैद्धांतिक होगी। और जो प्रैक्टिकली हम देखें तो हृदय वक्र यकृत में 38 ATP का शुद्ध लाभ होता है। एक ATP में कितने किलो कैलोरी होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो ये है 8.15 किलो कैलोरी। तो ऑक्सीजोशन में 38 ATP से जो ऊर्जा मिलती है, तो इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो 309 किलो कैलोरी। ऑक्सीजोशन की अगर दक्षता पूछे तो ये होती है 45%। शोषण का क्या महत्व है, देखिए शोषण के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है जो हमारी दैनिक
क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। इसके द्वारा CO2 को बाहर छोड़ा जाता है, तो जो शरीर से गैसीय उत्सर्जन होता है और जो शरीर की पीएच का इससे नियमन भी होता है। इसके अलावा जो रक्त व लसिका की गति में ये सहायक होती है और जो बॉडी का टेम्परेचर भी इससे मैनेज होता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। श्वसन में सर्वप्रथम किस क्रियाधार का उपयोग होता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है। अनोक्ष श्वसन में होने वाली सभी क्रियाएं कहाँ संपन्न होती हैं? कोशिका द्रव्य में। EMP का पद किससे संबंधित है? ये 3 वैज्ञानिक है जिन्होंने दिया था। ग्लाइकोलाइसिस स्तनधारी किसके द्वारा शोषण करते हैं? फेफड़ों के द्वारा। कोशिका की सार्वत्रिक मुद्रा है ATP। खानों में काम करने वाले श्रमिकों में कौन सी बीमारी होती है? सिलिकोसिस। अवायवीय श्वसन उपयोगी है बेकरी, डेयरी उद्योग और किण्वन में। वान हाफ का नियमन कि जो प्रति 10 डिग्री टेम्परेचर में वृद्धि पर श्वसन की दर दुगनी हो जाती है, और ये क्या करती है? जो तापमान है इसमें श्वसन को प्रभावित करता है। श्वसन को प्रभावित करने वाले जैसे बाह्य कारक हैं CO2, तापमान, प्रकाश, जल, ऑक्सीजन, जीव द्रव्य, श्वसन क्रियाधार, कोशिका की आयु, ये क्या है? आंतरिक कारक है। ATP संश्लेषण के रासायनिक एवं परासोनिक का सिद्धांत किसने दिया? पीटर मिशेल ने। श्वसन क्यूटेन का मान होता है 2 और ग्लाइकोलाइसिस में ATP का निर्माण होता है 6। तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग द